चलिए आज बात करते हैं प्राचीन हस्तिनापुर के उस बहुत ही मुश्किल दौर की, जब वो राज्य एक गहरे राजनीतिक और पारिवारिक संकट में फंस गया था। ये एक ऐसी कहानी है जहां कर्तव्य, महत्वाकांक्षा और परिवार, इन सब के बीच की लकीरें एकदम धुंधली हो गई थी। और इस पूरे संकट के केंद्र में कौन थे? पितामह भीष्म। उनका ये एक सवाल, बस एक सवाल, पूरे राज्य की दुविधा को सामने लाकर रख देता है। एक तरफ एक युवराज था तो दूसरी तरफ दूसरा। अब भीष्म को एक ऐसा चुनाव करना था जो लगभग नामुमकिन था, और इस चुनाव का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है पांडव राजकुमारों की वापसी से। ये एक ऐसी घटना थी जो राज्य के लिए खुशी और डर दोनों एक साथ लेकर आई। सोचिए, जिन्हें सालों से मरा हुआ मान लिया गया था, वो अब अपनी नई दुल्हन द्रौपदी के साथ वापस आ गए थे। उस वक्त हस्तिनापुर में एक बहुत ही अजीब सा माहौल था। एक तरफ तो आम जनता थी जो अपने प्यारे राजकुमारों की वापसी का जश्न मना रही थी, गलियों में दिए जला रही थी। वहीं दूसरी तरफ शाही महल की दीवारों के अंदर एक खामोश साजिश पक रही थी। दुर्योधन का गुस्सा और शकुनी की कुटिलता ने महल में सबकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। और इस पूरे तनाव के बीच में फंसे हुए थे पितामह भीष्म। वो खुद को एक तराजू के उस कांटे की तरह महसूस कर रहे थे जो किसी भी तरफ झुक नहीं सकता। वो जानते थे कि किसी भी एक पक्ष में झुकने का मतलब है दूसरे के साथ सरासर अन्याय करना। वो निष्पक्ष रहना चाहते थे, पर हालात उन्हें एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर ले आए थे। असल में भीष्म की सारी चिंता एक पुरानी कहावत में छिपी थी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उनका मानना था कि एक ही सिंहासन के दो दावेदार होने का मतलब है कि गृह युद्ध तो होकर ही रहेगा। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही कुरु वंश की तलवारें थीं, और भीष्म किसी को भी टूटते हुए नहीं देख सकते थे। तो अब ये मामला निजी चिंता से निकलकर राज्यसभा की औपचारिक बहस तक पहुंच चुका था। राज्य के भविष्य पर, यानी कि अगला राजा कौन होगा, इस पर अब खुलकर चर्चा होनी थी। और राज्यसभा के सामने सवाल बिल्कुल सीधा था, पर जवाब उतना ही मुश्किल। जिसे सालों पहले युवराज बनाया गया था वो युधिष्ठिर, या फिर जो उनकी गैर मौजूदगी में युवराज बना वो दुर्योधन। हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी आखिर था कौन? यहां पर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, युधिष्ठिर का दावा परंपरा और अपने पहले के अधिकार पर था, क्योंकि वही तो असली युवराज थे। वहीं दुर्योधन का दावा मौजूदा हालात पर टिका था, क्योंकि वो उस समय के राजा के बेटे थे। दोनों ही दावे अपनी अपनी जगह पर मजबूत थे, और कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं था। सभा में तनाव अपने चरम पर था। शकुनी ने तो सबको चौंका ही दिया जब उसने दुर्योधन को पद छोड़ने की सलाह दी, जो कि जाहिर है उसकी एक और चाल थी। विदुर ने सच्चाई का आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि दुर्योधन को युवराज बनाने का फैसला ही गलत था। और इन सब के बीच राजा धृतराष्ट्र, उन्होंने तो खुद को लाचार दिखाकर सारी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लिया। यहीं तो राजा धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी चाल थी। एक राजा होने के नाते फैसला लेने की बजाय उन्होंने खुद को एक नैतिक संकट में फंसा हुआ दिखाया और सारी गेंद भीष्म के पाले में डाल दी। अब भीष्म को वो फैसला लेना था जो परिवार के एक हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए नाराज कर देता। और बस यहीं से ये बहस एक ऐसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है जहां एक ऐसा समाधान पेश किया जाता है जो किसी को भी खुश नहीं करता और राज्य को हमेशा के लिए तोड़ देता है। गृहयुद्ध को टालने के लिए भीष्म ने भारी मन से वो शब्द कह दिए जिसने इतिहास ही बदल दिया, हस्तिनापुर का विभाजन। ये कोई समाधान नहीं था, ये तो एक हार थी जिसे सबने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। उनके इस फैसले के पीछे एक बहुत कड़वा सच छिपा था। भीष्म ये जानते थे कि ये नेताओं की नाकामी है, जिसकी कीमत अब पूरा राष्ट्र चुकाने जा रहा था। और शायद ये राजनीति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता, कि जब भी नेतृत्व लड़खड़ाता है तो सजा हमेशा राष्ट्र को ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ बंटवारे का ऐलान करना ही काफी नहीं था। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को इस अन्याय भरे सौदे के लिए मनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने भावनाओं का इस्तेमाल किया, आत्महत्या तक की धमकी दे डाली और अपने भाई पांडु के त्याग की दुहाई दी। और आखिर में उन्होंने खांडवप्रस्थ जैसी बंजर जमीन लेने के प्रस्ताव को एक महान बलिदान का जामा पहना दिया। और इस तरह बस एक फैसले ने राज्य और परिवार दोनों के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करते थे, वो इस भावनात्मक जाल में फंसी गए। उन्होंने अपने ताऊ का सम्मान रखने के लिए इस अन्याय को भी स्वीकार कर लिया और उनके एक हाँ कहते ही हस्तिनापुर आधिकारिक तौर पर 2 टुकड़ों में बट गया। ये पल ही इस कहानी का सार है। शालीनता और धर्म, पुत्र मोह और राजनीति के सामने एक बार फिर से हार गए। धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी तो थी ही, लेकिन बेटे के लिए उनके अंधे प्रेम ने पूरे राष्ट्र को ही एक अंधेरे में धकेल दिया था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर आकर छोड़ जाती है, क्या एक छोटे पारिवारिक झगड़े को टालने की कोशिश में उन्होंने अनजाने में एक ऐसे महाविनाशकारी युद्ध के बीज नहीं बो दिए थे जिसे टाला जाना नामुमकिन था?